हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज का ये हमारा एपिसोड यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर, ये हमारा आज का ये 5वां प्रैक्टिस सेट होगा। आप इसे हमारे साथ करेंगे अच्छे से। और देखिए, आप सभी जानते हैं ये यूपी पैड के लिए ये सीरीज सफलता सीरीज चलाई जा रही है और आपको अच्छे से इसको करना है। देखिए, आप अच्छे से करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तभी तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। जितना हो सके उतना आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, बस यही कहना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का अपना पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। आपको बताना है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, ये आपको बताना है। बताइएगा। इसमें आंसर आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शन, और आपको आंसर करना है। बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद या फिर लखनऊ, ये इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, एलोरा एवं अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। देखिए, इसमें ये कहाँ पर स्थित हैं, ये हमारे स्थित हैं ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये है औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में ये स्थित है। बात करेंगे अब इन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। देखिए, बात करेंगे यूनेस्को में अजंता एवं एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए, इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। इनको शामिल किया गया था 1983 में। कब? 1983 ईस्वी में इनको शामिल किया गया था। देखिए, आपको बताना है कि ये अजंता की गुफाएं हैं, ये किससे संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं हैं, यानी कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है, बताइएगा किससे संबंधित है ये। अजंता और एलोरा, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं। देखिए, ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है ये? बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। देखिए, इसमें कुल गुफाएं की बात करेंगे तो कितनी गुफाएं हैं? इसमें गुफाएं हैं 29 गुफाएं हैं इसके अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर। बात करेंगे अब एलोरा की गुफाएं की। एलोरा गुफाएं, एलोरा एलोरा गुफाएं ये किससे संबंधित हैं? ये देखिए, एलोरा की गुफाएं ये बौद्ध प्लस हिंदू, बौद्ध प्लस हिंदू, ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। और इसमें देखिए, इसमें गुफाओं की बात करेंगे तो इसमें कितनी गुफाएं हैं? इसमें है 34 गुफाएं हैं इसके अंदर। कितनी? 34 गुफाएं हैं। और देखिए, ये जो हमारी एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं, जो हमारा कैलाश मंदिर है वो इसी में ही स्थित है। देखेंगे इसमें 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 ही कैलाश मंदिर स्थित है। कैलाश मंदिर स्थित है। ये कहां पर? एलोरा की गुफाओं में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजपूत वंश ने करवाया था। किसका? कैलाश मंदिर का निर्माण। देखिए, इसमें लिखेंगे, इसके निर्माण की बात करेंगे, किसने करवाया था? राजपूत वंश ने। किसने करवाया था? राजपूत वंश ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण की बात करेंगे, इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण कराया था। चलिए, अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। इसमें बहुत अच्छे से समझा है, आपको अच्छे से इसको करना है। चलिए आगे देखते हैं अगला इसमें दे रखा है कि ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, ये आपको बताना है। ओणम किसका सांस्कृतिक उत्सव है, ये आपको बताना है। असम का, या फिर केरलम का, या फिर तमिलनाडु या कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसका है ये
देखिए ये किसका है, तो ये आता है केरलम का। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। ये किसका है, केरलम का ये सांस्कृतिक नृत्य है। असम की बात करेंगे तो असम में क्या, बिहू। क्या है, बिहू। बिहू कहाँ का है, असम का। असम का क्या है, बिहू। बात करेंगे पोंगल और जल्लीकट्टू, ये कहाँ के हैं, पोंगल और जल्लीकट्टू ये आ जाते हैं तमिलनाडु। पोंगल, पोंगल, जल्लीकट्टू, जल्ली कट्टू, पोंगल एवं जल्लीकट्टू ये कहाँ के हैं, ये आ जाते हैं तमिलनाडु के। देखिए ये जो जल्लीकट्टू है इसमें क्या होता है, इसमें होती है सांडों की लड़ाई। सांडों की लड़ाई। इसमें क्या होती है, सांडों की इसमें लड़ाई की जाती है। सांडों की इसमें लड़ाई कराई जाती है, किसमें, जल्लीकट्टू में। बात करेंगे देखिए कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के बारे में क्या है, जिसे हम बोलते हैं उगादी। उगादी या फिर इसको बोलते हैं ओगादी। उगादी या फिर ओगादी उत्सव, ये कहाँ का है, ये हमारे कहाँ का, कर्नाटक का। अब देखिए बात करेंगे केरलम के बारे में, कुछ बात कर लेते हैं। ओणम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ये क्या होता है, यह एक फसल उत्सव है। कौन सा, ओणम। ओणम कैसा उत्सव है, ये एक फसल उत्सव है। देखेंगे यह एक फसल के समय इसको किया जाता है, फसल उत्सव है। फसल उत्सव है, ओणम एक फसल उत्सव है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और देखिए एक आता है इसमें विशु। विशु का वहां होता है, ये भी केरलम में होता है। और ये केरलम में कब होता है, नववर्ष। ये केरलम का नववर्ष है, इसको भी लिख लेंगे एक बार। इसको क्या लिखेंगे, विशु। विशु ये क्या है, ये है नववर्ष। नववर्ष ये नववर्ष है, कहाँ का, केरलम का। केरलम का नववर्ष है ये, कौन सा, विशु। जितना आपको फिर बताया इसमें याद रखेंगे अच्छे से। देखिए सभी ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसमें होता है तो मैं उसमें करता हूँ, बाकी नहीं है तो अपना क्वेश्चन लगाओ, आगे बढ़ जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ना ही एग्जाम में करना है। जितना हो सके बस अच्छे से आपको क्वेश्चन पे आंसर में ध्यान देना है। बस यही आपका आगे मार्ग दिखाता है और यही आपको अच्छी राह पर लेके जाएगा। अगर आपको सबसे अच्छा है कि एग्जाम में टाइम को बचत करना, जितना हो सके आप टाइम को बचाओ, तभी आपको लाभ मिलेगा। टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। नहीं है क्वेश्चन हो रहा तो आगे बढ़ो, बाद में देखो। टाइम बचता है तो उसको करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन टाइम एक ही सवाल पे अगर तुम अटके रहोगे तो फिर उसे कैसे करोगे आगे, फिर पूरा पेपर पड़ा है उसको भी तो करना है। तो इसलिए नहीं होता, आगे बढ़ो। लेकिन जबरदस्ती क्वेश्चन पे आंसर मत लगाओ, क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग है, ये बात आप सभी को पता है। अच्छे से उसको करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीकी है। यानी कि आपको बताना है कि सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल या फिर इनमें से कोई नहीं, या बुध। बताएंगे कौन सा है। देखिए सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए बात करेंगे सूर्य की। देखिए यह एक सूर्य है, मान लो कि ये एक सूर्य हो गया। ये क्या है, सूर्य है। ये हमारा एक सूर्य है। देखिए यहाँ मान लो एक ग्रह है बुध, ये है बुध। आगे चलेंगे तो ये आ जाता है शुक्र। यहाँ आ गया शुक्र। शुक्र के बाद फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी आ गया। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल आ गया। ये हमारे
5 हो गए, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। 4 ग्रह हैं हमारे और सूर्य है। देखिए अब क्या बात करते हैं, देखिए सबसे नजदीक क्या है, ये आ जाता है निकट। निकट में कौन सा आ जाता है, तो ये आ गया हमारे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये बुध। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बुध। लिखेंगे इसको, देखिए सूर्य के सबसे नजदीकी कौन सा है, ये है हमारा बुध। और देखिए इसको, ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा, सबसे छोटा ग्रह है कौन सा है, ये है हमारा बुध। चलिए आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। ये क्या है शुक्र, देखिए ये पृथ्वी है और ये इधर शुक्र है। इसके बारे में देखिए, शुक्र को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं पृथ्वी की बहन। और देखिए सबसे गर्म ग्रह भी यही है, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और देखिए इन, ये जो सारे ग्रह हैं, यानी कि बुध और लेकर मंगल तक, ये जो सारे ग्रह हैं, इन सभी चारों को, इन सभी चारों ग्रहों को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह इनको कहा जाता है। लिखेंगे इसको, इन सभी को, इन्हें, इन सभी चारों को, इन सभी चारों को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ग्रह भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन सभी चारों ग्रहों को क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो देखिए ये जो चंद्रमा है, ये क्या है, ये एक उपग्रह है, ये एक ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है, यानी कि प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन है जो इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशियाई व्यक्ति कौन थे, वो है इसमें सीवी रमन, या फिर राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए किसको मिला था, सबसे पहले एशियाई प्रथम कौन थे, वो हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। किनको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को इनको मिला था। बात करेंगे कब मिला था, वो मिला था 1913 में। 1913 में इनको मिला था गीतांजलि के लिए, गीतांजलि पे इनको मिला था, गीतांजलि के लिए इनको मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। बात करेंगे मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा को मिला था 1989 में। इनको कब मिला था, मदर टेरेसा को, इनको किन्हें मिला था, और शांति के लिए इनको मिल दिया गया था, शांति का नोबेल इनको मिला था। और बात करेंगे देखिए सीवी रमन की। सीवी रमन को कब दिया गया था, सीवी रमन को 1930 में, 1930 ईस्वी में मिला था भौतिकी में, भौतिकी के लिए इनको दिया गया था, भौतिकी के लिए इनको दिया गया था सीवी रमन को। इन्होंने क्या किया था, रमन प्रभाव के लिए इनको दिया गया था। किसके लिए, रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए इनको दिया गया था। चलिए अब देखिए बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे, शुरुआत इसकी कब हुई थी। देखिए शुरुआत हुई थी इसकी, वो हुई थी 1901 ईस्वी में। कब हुई थी, 1901 ईस्वी में। और बात करेंगे ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में।
कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। वर्तमान में कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में ये दिया जाता था। और पहले पहले कितने क्षेत्र में दिया जाता है? पहले की बात करेंगे तो पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। और देखिए 5 क्षेत्र में पहले दिया जाता था। अब 1968 से ये अर्थशास्त्र के लिए भी दिया जाने लगा था। कब से? 1968 1968 से अर्थशास्त्र के लिए भी दिया जाने लगा था। अर्थशास्त्र के लिए भी दिया जाने लगा था। कब से? 1968 ईस्वी से। ये बात ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? अगला दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है? ये आपको बताना है। मलयालम, तमिल, ग्रेट अंडमानी या फिर सिंगला या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? किसकी? लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए सिंगला, ये किसकी है? ये श्रीलंका की। श्रीलंका, ये श्रीलंका की आधिकारिक भाषा। बात करेंगे, देखिए तमिल कहाँ बोली जाती है? ये तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। ये कहाँ पर बोली जाती है? तमिलनाडु में। और बात करेंगे देखिए लक्षद्वीप की, तो वहां पर बोली जाती है केरलम। ये केरल के ही पास में पड़ता है, तो केरला में यहाँ पर बोली जाती है। चलिए अब देखिए बात करेंगे इसमें लक्षद्वीप स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप? देखिए ये जो स्थित है कहाँ पर? ये है अरब सागर में। ये कहाँ स्थित है? अरब सागर में। ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में ये स्थित है। अब बात करने वाले हैं इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। जो लक्षद्वीप है इसमें कितने द्वीप हैं? द्वीपों की बात करेंगे। देखिए इसमें द्वीप कितने हैं? द्वीपों की संख्या वो कितनी है? इसमें ये 36 द्वीप है। कितने? 36 द्वीप। ये प्रबल भित्ति से बना है। किससे? प्रबल भित्ति से ये बना है लक्षद्वीप। ये प्रबल भित्ति से बना है। प्रवाल भित्ति से ये बना है। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी कावरमती। क्या है? कावर। इसकी राजधानी क्या है? कावरती। ये इसकी राजधानी है। कमरावती इसकी राजधानी है। सॉरी, इसकी राजधानी की बात करेंगे। इसकी राजधानी क्या है? कमरावती। किसकी? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कमरावती। बात करेंगे इसमें देखिए भाषा, माहे और मलयालम। कौन सी? माहे भाषा की बात करेंगे। भाषा एक तो इसमें मलयालम हो गई है, मलयालम, और फिर इसके साथ एक आती है माहे। ये 2 भाषाएं इसमें बोली जाती हैं। और देखिए जो अंडमान निकोबार स्थित है, ये अगला पॉइंट एक नोट करके लिख लेंगे। अंडमान निकोबार स्थित है। अंडमान निकोबार स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में। कहां पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में।
ये कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। इतनी बात इसमें ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? यह आपको बताना है कि अधिकतम संख्या क्या होती है लोकसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुसार, यह आपको बताना है। जैसे कि दिया गया इसमें 530, 540, 550, 552 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कितनी संख्या होती है इनकी, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है संविधान के अनुसार। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन इसमें राइट कितना हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा इसमें 550। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 550। ये वर्तमान में कितनी है? 550 है। अब देखिए बात करेंगे अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 के बारे में बात करेंगे। देखिए अनुच्छेद 79 में क्या दिया गया है, इसमें क्या है? एक संसद है। इसमें क्या है? संसद। इसमें संसद का गठन किया गया है, संसद का गठन है इसमें। अब देखिए इस संसद के अंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद ये हो गया 80, अनुच्छेद ये हो गया 81, अनुच्छेद ये हो गया। और देखिए बात करेंगे अब राष्ट्रपति के बारे में। एक तो ये हो जाएगा लोकसभा, ये क्या है? सॉरी ये राज्यसभा। 80 में क्या है? राज्यसभा है। 80 में राज्यसभा है। और 81 में क्या है? लोकसभा है। और देखिए इसका तीसरा अंग क्या है? ये है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीसरा अंग क्या है? राष्ट्रपति। संसद का तीसरा अंग क्या है? ये है राष्ट्रपति। और देखिए बात करेंगे लोकसभा, जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का शिक्षक कार्यकाल होता है। ये देखिए उच्च सदन होता है, ये उच्च सदन होता है। कैसा सदन होता है? उच्च सदन ये होता है, उच्च सदन ये होता है। और देखिए बात करेंगे ये उच्च सदन होता है। और बात करेंगे लोकसभा की, तो ये कैसा होता है? निम्न सदन। ये निम्न सदन होता है। और इसमें जो इसके सदस्यों की कार्यकाल की वो होती है अवधि, तो कितनी होती है? वो होती है 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष इसकी अवधि होती है। और बात करेंगे देखिए इसमें जो इनके राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इसकी बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? इसके लिए वर्ष होना चाहिए 30 वर्ष का, 30 वर्ष। और बात करेंगे लोकसभा में, तो वो कितनी है? लोकसभा के लिए 25 वर्ष। कितनी? लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु, 25 वर्ष। ये बात ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है और कंफ्यूजन कर देती है। और राष्ट्रपति के लिए कितनी? 35 के लिए। राष्ट्रपति 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु। और देखिए बात करेंगे राज्यसभा में सीटें कितनी है। देखिए राज्यसभा में कितनी सीट है? वो है 250। कितनी? 250 सीटें हैं। और बात करेंगे लोकसभा में कितनी है? 543, 543 लोकसभा में है। और देखिए बात करेंगे अब, ये सब मैं वर्तमान वाला डाटा बता रहा हूँ आपको। ये कितना है? वर्तमान का ये डाटा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। और इस हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 550। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है कि 12 सितंबर को, 10 जनवरी को, या फिर दिया गया इसमें कि 14 जनवरी या फिर 14 सितंबर को। बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। अब देखिए बात करने वाले हैं 14 सितंबर को ये क्यों मनाया जाता है। देखिए 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। 14 नवंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। और देखिए बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस
देखिए विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो वो है 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस तो वो कब है? 10 जनवरी को मनाते हैं। बात करेंगे 1 अक्टूबर को क्या है? 1 अक्टूबर की बात करेंगे। देखिए 1 अक्टूबर को क्या है? 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाते हैं। अब बात करने वाले हैं, देखिए जैसे कि अब आते हैं 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 16 सितंबर 16 सितंबर ओजोन दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए ये जो हमारी ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इतना आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए आगे करते हैं अगली बात। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सार्क का कौन सा इसमें से देश है जो इसमें से सदस्य नहीं है। देखिए सार्क की बात करने वाले हैं। सार्क की बात करेंगे हम तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन भी देख लेते हैं, यानी कि इसका जो फर्स्ट सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था? देखिए इसका फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ हुआ है ये? ढाका। बात करेंगे इसके मुख्यालय की, यानी कि हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? वो है काठमांडू। कहाँ पर है? काठमांडू। वो कहाँ पर है? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पड़ता है? ये नेपाल। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और देखिए इसमें जो कुल सदस्य देश है वो कितने हैं? देखिए सदस्य देश कितने हैं? देशों की बात करेंगे, कितने सदस्य देश हैं? तो वो कितने हैं? 8 देश। कितने हैं? 8 देश। बात करेंगे, देखिए इसमें नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया और म्यांमार इसमें नहीं है। ये इसमें हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार इसमें नहीं है। देखिए लिखेंगे भारत, इसमें हमारा इंडिया हो गया। बात करेंगे इसमें पाकिस्तान हो गया। बात करेंगे इसमें नेपाल हो गया। बात करेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद फिर आ जाएगा इसमें हमारा श्रीलंका। इसमें आ जाएगा हमारा श्रीलंका। फिर इसके बाद आ जाएगा भूटान, फिर आ जाएगा इसमें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आएगा फिर इसमें मालदीव। क्या आ जाएगा? मालदीव। ये इसमें 8 देश हैं जो इसमें शामिल है। किसमें? सार्क में। कितने? 8 देश। चलिए आगे देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? आपको बताना है कि कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। कितने देश हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं? देखिए नेपाल से सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में बात करेंगे। देखिए वो कितने देश हैं? वो है 5 देश। कितने? ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कितने? 5। बात करेंगे वो 5 है कौन कौन से। देखिए 5 की बात करेंगे, एक तो आता है हमारा उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। फिर उसके बाद आता है इसमें हमारा यूपी के बाद इसमें आता है हमारा बिहार। कौन सा? बिहार के बाद इसमें आ जाता है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। फिर इसके बाद इसमें आता है सिक्किम।
फिर आता है इसमें सिक्किम। ये हमारे 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब बात करेंगे भारत भारत की सीमा कितने देशों से लगी है। अब हम बात करने वाले हैं अपने भारत के बारे में। भारत की सीमा भारत की सीमा कितने देशों से लगी है, वो है 7 देश से। कितनी है, 7 देशों से इसकी सीमा लगी है। और देखिए जो 7 देशों से सीमा लगी है, इसकी लगभग कितने किलोमीटर इसकी लंबाई कितनी दूरी है, तो यह है 15,200 किलोमीटर। और देखिए सर्वाधिक जो लंबाई लगी है, सर्वाधिक किसके साथ, सर्वाधिक आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश सर्वाधिक किसके साथ लगी है, बांग्लादेश के साथ। तो कितनी है, 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर। और न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम न्यूनतम किसके साथ लगी है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ लगी है, तो वो कितनी है, 106 किलोमीटर। कितनी है, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगी है। अब देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए इसमें क्या है, अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कोस्टा रिका कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, ये आपको बताना है। कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया गया है सान जोस, या फिर बीजिंग, दिल्ली, ढाका, या इसमें से कोई नहीं। बताएंगे। देखिए दिल्ली अपने भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली। ढाका किसकी राजधानी है, ये नेपाल की। बीजिंग ये है चीन की। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ढाका ये हमारी बांग्लादेश की, सॉरी हाँ बांग्लादेश की हमारी ये राजधानी है ढाका। ये आप गलत, ये नेपाल की नहीं है, ये है ढाका बांग्लादेश की। बांग्लादेश, नेपाल की काठमांडू, नेपाल की काठमांडू है। सॉरी एक मिस्टेक हो गई। चलिए आप इसको ध्यान रखेंगे आगे। अब देखिए इसमें इतना ही काफी है। आगे देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया, प्रसिद्ध नबका लेवला नबका लेवरा उत्सव निम्नलिखित इसमें से किस राज्य से संबंध है। यानी कि नबका लेवरा जो उत्सव है इसका संबंध किस राज्य से है। केरल से, बिहार से, राजस्थान, उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं। किससे इसका संबंध है, देखिए इससे किसका संबंध है। अभी मैंने आपको बताया था केरल में कौन सा मनाया जाता है, ओणम। केरल में कौन सा है, ओणम, ओणम और विशु। ये कहाँ के हैं, ये है हमारे केरलम के। बात करने वाले हैं गणगौर। ये कहाँ पे है, गणगौर। गणगौर ये कहाँ का है, राजस्थान का। अब बात करेंगे नुआखाई। नुआखाई कहाँ का, उड़ीसा का नुआखाई। नुआखाई, नुआखाई ये कहाँ का है, ये हमारे उड़ीसा का। पूरी रथ यात्रा, एक आता पूरी रथ यात्रा। पूरी रथ यात्रा, पूरी रथ यात्रा ये कहाँ पे है, ये भी उड़ीसा में। और तो इसमें हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये नबका लेवरा ये किससे संबंधित है, ये उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। किससे संबंधित है, इसका इसका संबंध है उड़ीसा से। उड़ीसा से इसका संबंध है। चलिए देखिए आगे देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, अगला दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक हरित ग्रह गैस नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी इसमें से हरित ग्रह गैस नहीं है। मैथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम बोलते हैं CFC। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन जो इसमें की सर्वाधिक क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में क्या पाई जाती है सर्वाधिक, नाइट्रोजन गैस। सर्वाधिक
नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी है ये 78%। कितनी 78% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। देखिए अब बात करने वाले हैं कि इसमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात करेंगे हरित गृह गैस, ये कितनी है, ये 6 गैस है। कितनी 6। ये कितनी गैस है 6। देखिए पहला कार्बन डाइऑक्साइड, पहला आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आ जाएगा इसमें मैथेन, सुनते रहना जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैथेन आ गया। और तीसरा इसमें हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा आ गया इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 3 गैस ये हमारी हो गई हैं। अब 3 और मैं आपको बताता हूँ, ये हो गई। फिर एक आता है इसमें नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड। चौथे नंबर पे क्या आ जाती है, नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड। नाइट्रेट ऑक्साइड। और फिर आती है 5वें नंबर पे, 5वां कौन सा आ जाता है, 5वां इसमें हमारा आ जाता है एक ओजोन। ओजोन हो गई। ओजोन के बाद फिर इसमें 6ठे नंबर पर आता है जलवाष्प, जलवाष्प। ये हमारे 6 हैं, इनको आप ध्यान रखना है। प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी, क्या पाया जाता है, देखिए प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक, रूप से सर्वाधिक पाई जाती है वायुमंडल, सॉरी जलवाष्प। सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जलवाष्प पाई जाती है। और देखिए ये जो हरित गृह गैस है, अगर ये गर्म होती हैं, अगर ये गर्म होती हैं तो पृथ्वी गर्म होती है, अगर ये गर्म होती है तो पृथ्वी को गर्म होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इसको कहते हैं। किसको, जब ये गैस गर्म होती है और पृथ्वी गर्म होती है तो इन दोनों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन इसमें हमारा इसमें क्या दिया है, ब्रह्मांड में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया था, आपको बताना है वो वायुमंडल में पाई जाती है कौन सी, नाइट्रोजन। अब आपको बताना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मैथेन, ऑक्सीजन। बताएंगे कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए इसमें जो सर्वाधिक पाई जाती है वो कौन सी गैस है, वो इसमें आ जाता है हमारा ब्रह्मांड में, वो पाई जाती है इसमें हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वायुमंडल में मैंने आपको बताया था सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। देखिए ब्रह्मांड में जो तारे हैं, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्या है, तारे। तारों में क्या होती है, हाइड्रोजन। तारों में गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। देखिए इसे लिखेंगे सर्वाधिक ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या है, तारे। सर्वाधिक क्या है, तारे। और तारों में क्या होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ होती है, तारों में। सर्वाधिक तारों में होती है हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस पाई जाती है ब्रह्मांड में, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला। आगे दिया गया कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, ये आपको बताना है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। जैसे कि दिया गया कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, या फिर विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, या फिर आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसके लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो कब से दिए जाते हैं, ये 1961 से। कब से, 1961 से दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार। और देखिए ये किसके लिए दिए जाते हैं, देखिए ये दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में जो अधिक अच्छा प्रदर्शन करता है उसके लिए इसको दिया जाता है। और बात करेंगे इसकी राशि, यानी कि कितनी राशि इसमें दी जाती है। राशि की बात करेंगे तो राशि इसमें कितनी जाती है, वो है 15 लाख रुपए। कितने, 15 लाख रुपए इसमें
दिए जाते हैं। ये इसमें कितने 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। देखिए अब बात करेंगे शांति काल के लिए कौन सा दिया जाता है। देखिए शांति काल के लिए, शांति काल के लिए कौन सा दिया जाता है, वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। और देखिए युद्ध में वीरता के लिए, युद्ध में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उसके लिए तो परमवीर, परमवीर चक्र, ये युद्ध के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र। चलिए और देखिए जो द्रोणाचार्य यानी कि खेल के कोच जो होते हैं उनको कौन सा दिया जाता है, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य। उनको कौन सा दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। किसको दिया जाता है, जो खेल के कोच होते हैं उनको क्या जाता है, द्रोणाचार्य। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी, द्रोणाचार्य अवार्ड की। देखिए नागरिक सम्मान यानी कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, वो है हमारा भारत रत्न, जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। कब से हुई थी, 1954 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी, भारत रत्न की। ये बात ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, ये आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, गोवा या इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, वो है इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी। कौन सा आंसर आ जाएगा, डी, गोवा। देखिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये तो हमारी छोटे की बात हो गई। अब बात करेंगे सबसे बड़ा यानी कि सर्वाधिक बड़ा जो है, सबसे बड़ा वो कौन सा है, वो है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। और देखिए बात करेंगे जनसंख्या में, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है, तो वो है यूपी। जनसंख्या में बड़ा कौन है, यूपी। और देखिए छोटा कौन है, जनसंख्या में छोटा कौन है, वो आ जाता है सिक्किम। क्या आता है फिर, सिक्किम। ये जनसंख्या में सबसे छोटा है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्या है, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने वर्ष इसका कार्यकाल होता है, ये आपको बताना है। आंसर दीजिएगा, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, ये इनमें से कोई नहीं। कितने वर्ष का होता है, देखिए राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वो होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। कितना, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अभी मैंने आपको बताया था इसका गठन, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में इसका गठन किया गया है। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये कैसा सदन है, ये उच्च सदन है, उच्च सदन है। देखिए इसका जो कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का, वो 6 वर्ष का होता है। कितना, 6 वर्ष, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब बात करेंगे देखिए प्रति एक 2 वर्ष में, प्रति एक, देखिए पर लिखेंगे प्रति एक 2 वर्ष, प्रति एक 2 वर्ष में 1/3, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। देखिए इसमें क्या मतलब होता है कि यह है कि प्रत्येक 2 वर्ष में, मान लो 2 साल के लिए कोई और चुना गया, 2 साल के बाद फिर वो प्रत्येक 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त ऐसे ही होते रहते हैं। तो इसलिए इसका कार्यकाल कितना वर्ष चलता है, 6 वर्ष तक का इसका कार्यकाल चलता है। और बात करेंगे देखिए इसका जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है। देखिए इसका जो पदेन सभापति होता है, लिखेंगे पदेन सभापति, वो कौन होता है, वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति। कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वो कौन होता है, पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति।
अभी इस समय वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और बात करेंगे, देखिए इसके सीटों के बारे में बात करेंगे, सीट के बारे में। सीट 250, 250 इसमें अधिकतम सीट। अधिकतम सीट कितनी? 250। ये इसमें इतनी सीट होती है, अधिकतम 250। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें अपना क्या है कि 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया है? देखिए आपको बताना कि जो अभी 15 अगस्त बीती है उसमें भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था या आयोजित किया है, ये आपको बताना है। देखिए 75वां, 78वां या फिर 89 या फिर 80 इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौन सा मनाया था। देखिए अभी जो मनाया गया था वो कौन सा मनाया गया था? वो ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। कौन सा? 80वां नंबर का इसमें हमारा जो स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया था, यानी कि 15 अगस्त को जो मनाया गया था, 26 जनवरी को, सॉरी 15 अगस्त 2026 को जो मनाया गया था, कौन सा मनाया गया था? 80वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया था। चलिए देखिए इसमें इतना ही, काफी आगे चलते हैं। अगला अगला देखते हैं इसमें अगला क्या दिया गया है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, या इनमें से कोई नहीं। डेट भी ऐसी है कि कंफ्यूजन कर देती है, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आंसर सटीक करना है एकदम। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो मनाया था विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस, वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर को। तो देखिए 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो पोलियो दिवस ये कब मनाया जाता है? ये भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है इसकी कब स्थापना हुई थी? स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करेंगे इसके मुख्यालय की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? वो है न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क शहर में ये स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मैनहट्टन द्वीप पर। किस पर? मैनहट्टन द्वीप पर। मैनहट्टन द्वीप पर ये स्थित है। मैनहट्टन द्वीप पर ये स्थित है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आज का 20 क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और आपको बताना है कि इन आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है जिसमें आपको हर एक चीज देखने को मिल रही है, आपको अच्छे से बस करना है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना हो सके उतना आपको बेहतर करना है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। और देखिए एग्जाम इसका अक्टूबर या नवंबर में इसका एग्जाम करा दिया जाएगा। आप इस बात से बेफिक्र रहें कि एग्जाम की डेट आगे जाएगी, नहीं, अक्टूबर या फिर नवंबर में एग्जाम करा लिया जाएगा पेट का। चलिए मिलते हैं फिर से। देखिए अगर आपको बस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अगर अच्छा लगे चैनल तो आप उसको अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपना हमें सपोर्ट जरूर देंगे। देखिए अपना आपका ही सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाता है, तभी हम आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो बस यही है कि आप हमारे हौसला बढ़ाएंगे, हम आपके लिए अच्छे से प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।
वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।